हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखा है। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले द्वारा काश्तकार का चाबुक नामक पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 92, पंडित रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। इस संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। देखते हैं। फर्स्ट, हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा। नहीं। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। हाँ, आपका ये कथन सही है। सेकेंड। तीसरा देखते हैं, एक किताब या पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष की तुलना में, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक विभिन्नताओं की आलोचना की गई। नहीं। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल सेकेंड। चलिए समझते हैं। 19वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा की ज्ञाता, कवित्री और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए 1881 में आर्य महिला सभा तथा पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 93, 750 से 1750 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह की फसलों का प्रचलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल इस समय प्रचलन में आई। फर्स्ट आलू, सेकेंड मक्का, थर्ड मिर्च, फोर्थ चाय, फिफ्थ कॉफ़ी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। भारतीय उपमहाद्वीप में 750 से 1750 ईस्वी के बीच नई तरह की फसलों का प्रचलन रहा, जिसमें आलू पुर्तगाल से, मक्का मध्य अमेरिका से तथा मिर्च, चाय व कॉफ़ी भारतीय उपमहाद्वीप से प्रचलन में रही। प्रश्न संख्या 94, दक्षिण भारत में चोलों के समय डैश नामक कर नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेट्टी। 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चोलों का शासन रहा, जिसमें वेट्टी नामक कर जबरन लिया जाता था। प्रश्न संख्या 95, हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में जो कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके अन्य ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये सत्य हैं। तो इसमें पूछा है हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य की उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। यह कलिंग राजा खारवेल चेंदी से संबंधित है। इसमें इनकी खारवेल की उपलब्धियों वर्षानुरूप विवरण दिया गया है। इसमें राजा खारवेल 13 वर्षीय की उपलब्धियों तथा नंदू द्वारा बनाई गई नहर के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है, न कि 15 वर्षों। इसमें 15 वर्षों दिया है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये कथन आपका सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 96, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति
पुरातत्वविद कहलाता है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की। प्रश्न संख्या 98, जौनपुर के सरकी शासकों के विषय में सत्य नहीं है। जौनपुर के सरकी शासकों के विषय में सत्य नहीं है। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत का एक स्वतंत्र साम्राज्य रहा। यह सरकी वंश ने शासन किया। 1394 से 1789 ईस्वी तक शासन रहा। इस वंश का महान शासक इब्राहिम शाह रहा तथा यहाँ की अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है। यहाँ का अंतिम शासक हुसैन शाह रहा, जिसका बहलोल लोदी ने तख्ता पलट किया। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, सूफियों ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। आपको बताना है इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस हिंदू देवता श्री कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 अस्पृश्यता की समाप्ति। चलिए समझते हैं। प्रार्थना समाज की आपकी स्थापना 1867 में हुई थी। केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG राणा डे एवं आत्मारंग पांडु एवं देवेंद्र नाथ ने की थी। प्रार्थना समाज की जो प्रमुख मांग थी उसमें स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह था और लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि। तो इसमें जो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो अस्पृश्यता की समाप्ति या आपकी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102, निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो जाति भेद के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं दूर करना चाहता था तथा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति शक्ति देना चाहता था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 लॉर्ड रिपन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, ने यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था, लेकिन यूरोपियों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। इस विरोध को श्वेत विद्रोह भी कहा गया। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 अरविंद घोष। अरविंद घोष को राष्ट्रीय दार्शनिक के रूप में पहचान रही। इनकी पुस्तक लाइफ डिवाइन में इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लाइफ डिवाइन में इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित से
किसने किया? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वर्ष 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था। उसने भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में वर्ष 1931 में दिल्ली का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 105, एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। वह वर्ष 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। आपका फर्स्ट करेक्ट है। पूछा कौन सा असत्य है? सेकंड देखते हैं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं। वर्ष 1925 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तो आपको जो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट नहीं है। उन्होंने जीबी कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र माना। आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता एनी बेसेंट ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। इन्होंने कृष्णमूर्ति को धर्मपुत्र माना तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 1917 में बनी, न कि 1925 में। तो आपका ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुंवारी देवी की मुहर की खोज की गई? निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुंवारी देवी की मुहर की खोज की गई? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से कुंवारी देवी की मुहर प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 107, निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलों को उगाना शुरू किया? निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 108, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। आपको बताना है वलय कूप का उपयोग किसके लिए होता था। तो चलिए देखते हैं। कपड़े धोने में, सिंचाई में, नहीं, कूड़ेदान के रूप में, हाँ, और नाली के रूप में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, तीसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 109, गर्भगृह है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्त रखी जाती है। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से किन शब्दों का वर्ष 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता था? देखते हैं। फर्स्ट लोकतांत्रिक के लिए सही है, सेकंड समाजवादी के लिए नहीं, थर्ड गणतंत्र के लिए हाँ, फोर्थ संप्रभु के लिए हाँ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए लोकतांत्रिक, गणतंत्र और एवं संप्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 111, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट
कश्मीर हिमालय। प्रश्न संख्या 112, तूफान महोर्मी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, जलीय। तूफान महोर्मी जलीय प्राकृतिक आपदा है। यह समुद्र में आने वाले भूकंप से निर्मित होने वाली सुनामी है। प्रश्न संख्या 113, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच के समय अंतराल क्या होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 6 घंटे का। अर्थात दो स्थानों के बीच अगर 90 डिग्री का अंतर होता है तो दोनों में 6 घंटे का अंतर आता है। प्रश्न संख्या 114, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्यों में है। प्रश्न संख्या 115, निम्न में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्ता में अच्छे लोगों को आने को सुनिश्चित करना। भारत का संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। संविधान में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों को बंटवारे का स्पष्ट वर्णन है, परंतु सत्ता में आने का कोई मानदंड निश्चित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है? फर्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। नहीं। सेकंड देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? तो आपका जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना है, मतदाता की सूची तैयार करना है, उम्मीदवारों का नामांकन एवं आचार संहिता लागू करना है, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण राज्य चुनाव का आयोग होता है। ये जो आपका कथन है ये गलत है, क्योंकि यह कार्य, इनमें से ये जो कार्य आपका ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। प्रश्न संख्या 118, भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से आर्थिक एवं वित्तीय शक्तियाँ किसके हाथ में सौंपी हैं? भारतीय सरकार ने मुख्य रूप से आर्थिक एवं वित्तीय शक्तियाँ किसके हाथ में सौंपी हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इसके अनुसार मुख्य रूप से आर्थिक एवं वित्तीय शक्तियाँ केंद्र के हाथ में दी गई हैं। प्रश्न संख्या 119, सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है? आपको बताना है मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही, भूतत्व विज्ञान। भूतत्व विज्ञान वह भाग है जिसमें भूमि की तहों के क्रम का वर्णन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, जिला। एक जनपद पंचायत भारत के जिला स्तर पर काम करती है।
प्रश्न संख्या 121। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वर्ष 1951 से वर्ष 1952। आज़ादी के पश्चात भारत में प्रथम चुनाव 21 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 21 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला। इस चुनाव में कांग्रेस ने 389 में से 324 सीटें जीतकर सरकार बनाई। जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 122। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं तथा इन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 123। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राज्यसभा। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। प्रश्न संख्या 124। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इन्होंने वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। प्रश्न संख्या 125। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रांतीय संविधान समिति एवं मौलिक अल्पसंख्यक अधिकार के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष में थे, तथा M.K. मुंशी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126। इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है तथा ऑक्सीजन गैस उत्पादित की जाती है। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127। अगर स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन। सेकेंड, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। थर्ड, तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल। फोर्थ, उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम पर्व मनाना परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाता है। ओणम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, परंतु यह पर्व
भारत राज्य के अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह परिस्थिति विविधता को प्रकट करती है। प्रश्न संख्या 128। शिकारियों का एक छोटा समूह हदजवास यहाँ पर स्थित है। आपको बताना है शिकारियों का एक छोटा समूह हदजवास कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, रिफ्ट वैली झील के पास। हदजवास शिकारियों का छोटा समूह है जो मुख्य रूप से रिफ्ट वैली झील के पास पाया जाता है। प्रश्न संख्या 129। दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन फर्स्ट, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाया गया। फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। आपका सेकंड भी करेक्ट है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 130। निम्नलिखित में से किसने रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनवाने के लिए कहा था। निम्नलिखित में से किससे रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जेम्स रेनल। जेम्स रेनल एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता था जिसने भारत का पहला सटीक नक्शा बनाया था। वह नक्शा 1789 में बंगाल एटलस द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 131। सही मिलान करो। तो चलिए देखते हैं। खोंड तो बताना है, इसमें कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं तथा कुछ राज्य दिए हुए हैं जिसको हमें मिलान करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न संख्या 131। तो जो आपका खोंड है, तो खोंड का आपका हो जाएगा, खोंड जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। निसी जनजाति जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बंजारा जनजाति जो कि आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। और गद्दी जनजाति जो कि आपकी कुल्लू से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिलाए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। आप देख पा रहे होंगे आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। सामाजिक लोकतंत्र, दूसरा राजनीतिक लोकतंत्र। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा, राजनीतिक लोकतंत्र। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर सामाजिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 133। उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि वे उपनिवेशियों और कहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें। वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें। ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, वे उन उपनिवेशों में बिताए गए जीवन को याद कर सकें। आपका सेकेंड भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। सही मिलान करें।
देखते हैं आपका जो ईदगाह है, तो ईदगाह आपका हो जाएगा खुला प्रार्थना सभा। ईदगाह मुस्लिम संप्रदाय का एक खुला प्रार्थना स्थल होता है जहाँ सभी मुस्लिम इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। दूसरा आपका दरगाह है, तो दरगाह आपका दरगाह जो होगा आपका मुस्लिम संप्रदाय में सूफी संतों का एक मकबरा है। कुल शेख एक ऐसा रास्ता है जो एक स्थान पर जाकर बंद हो जाता है। और खानका सूफी संतों के लिए विश्राम घर है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। एक आकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा के क्षेत्रों को दर्शाने वाले चित्र बनाने के लिए कहा गया। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति नहीं। सेकेंड देखते हैं पृथ्वी का अक्ष नहीं। थर्ड देखते हैं पृथ्वी वह क्षेत्र है जिसे सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के पहलू पृथ्वी वह क्षेत्र है जिसे सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है का आकलन नहीं किया जाएगा, जबकि भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति पृथ्वी का अक्ष तथा पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र का आकलन इस कार्य के माध्यम से किया जा सकेगा। तो इसमें पूछा है कि किसका आकलन नहीं किया जा सकेगा, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136। भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे। छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर चुनें। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे तो वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। इसके साथ साथ सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडी पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137। व्याख्यान विधि की आलोचना किन कारणों से की जाती है, आपको बताना है। इनमें से जो कारण दिए हैं कौन सा कारण है जिसलिए व्याख्यान विधि की आलोचना की जाती है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखते हैं। अल्पज्ञ और असावधान शिक्षक व्याख्यान को नीरस एवं बोझिल बना देते हैं। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखते हैं सेकेंड। अनर्गल बातों से पाठ की रोचकता कम हो जाती है। सेकेंड भी करेक्ट है। शिक्षक अपना पांडित्य प्रदर्शित कर देता है लेकिन छात्र उससे ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। थर्ड भी करेक्ट है। तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 138। निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पूछा है इनमें से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो शैक्षिक उन्नयन तो है, पाठ्यक्रम में संशोधन भी है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन भी है, छात्र का पतन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान
के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा उस पर सार में संक्षेप टिप्पणी लिखना। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखते हैं। छात्रों को भारतीय लोकतंत्र, इसकी संख्याओं और प्रक्रियाओं को समझाना। पूछा है किसका उच्च प्राथमिक स्तर और सामाजिक राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए सक्षम करना। आपका ऑप्शन सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं। छात्र को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों के बीच अंतर संबंधों के बारे में समझ बनाना। इसमें पूछा कौन सा नहीं होगा। ये सारे उद्देश्य तो आपके हैं, तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों एवं जानकारियों को सम्मिलित करना। सेकेंड, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 142, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांतों का उद्देश्य है। पाठ का विकास करना, नहीं। पाठ में आई कठिनाइयों को स्पष्ट करना, देखते हैं। छात्रों के समझ किसी घटना का चित्र उपस्थित करना। फोर्थ देखते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांतों का उद्देश्य छात्रों के समक्ष किसी घटना का चित्र उपस्थित करना है। प्रश्न संख्या 143, निम्न में से क्या समस्या समाधान विधि का दोष है, आपको बताना है। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो समस्या समाधान विधि का दोष है, यानी समस्या समाधान विषय के बारे में सही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। इस विधि से छात्रों में सृजनशीलता आती है। इसमें पूछा है दोष है, यानी सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन तो सही है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि से छात्रों में सृजनशीलता आती है, तो ये इसका गुण है, न कि दोष है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की स्थिति पाठ्यपुस्तक में किस रूप में दिखती है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की स्थिति पाठ्यपुस्तकों में किस रूप में दिखती है, चले समझते हैं। फर्स्ट, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों को संदर्भ अधिक होना। सेकेंड, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक एवं तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका दोनों ऑप्शन सही है। कथन फर्स्ट भी सही है, कथन सेकेंड भी सही है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145,
सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्यपुस्तक व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सुझाई गई पाठ्यपुस्तकें एकमात्र स्रोत है जिनका उपयोग किया जाए चूँकि पाठ्यक्रम परिमित है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य, कौन सा कथन सही है। तो आपका ये कथन तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखते हैं। सुझाई गई पाठ्यपुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। इसको देखते हैं। थर्ड, पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है। ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल सेकेंड। प्रश्न संख्या 146। विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारित में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए। विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए। चलिए देखते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों को संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना। हाँ। सेकंड देखते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता। आपका सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण कि कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। आपके ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147। मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। देखते हैं। फर्स्ट, दूरी अनुमाप से नक्शा बनाना। ये तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, रेखाचित्र और यथार्थ मापन नहीं। थर्ड, दिशा एवं अवस्थिति बिल्कुल। फोर्थ, चिन्ह एवं रंग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148। जो समाज को आवश्यक नहीं समझता या तो भगवान है या पशु। यह कथन है, आपको बताना है यह कथन किसका है। तो यह जो आपका कथन है यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न संख्या 149। परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है। आपको बताना है परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। नहीं। फिर से देखते हैं। परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है, इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है। दिया क्रियाशील। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। आपका ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, इसमें विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय सामग्री प्रदान की जाती है। आपका ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 150। विद्यार्थी में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों को ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिया जा सकते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना, उनके समकालीन अवस्थिति को पहचानना। आपका ये कथन फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं। इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना में एक रिपोर्ट
उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। आपका ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, विद्यालय के विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।